कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर की अवधारणा को अंगीकृत किया जा रहा है कि कुशल संसाधन प्रबंधन या जो भी संसाधन है उनका हम मैनेजमेंट कैसे करें और प्रभावी गवर्नेंस, प्रभावी इफेक्टिव रूप से हम लोग कैसे निरीक्षण, अनुसरण और अपने हितधारकों की मदद कैसे करें, इस पर यह हमारा चैप्टर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में यूडाइस 2016-17 को देखें 28% प्राथमिक एवं 14.8% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 30 से भी कम छात्र संख्या है और कक्षा 1 से 8 तक प्रति कक्षा औसतन 14 छात्र है। 1,08,000 हमारे स्कूल क्या है, एकल शिक्षक है। ये भारत की स्थिति है। उत्तराखंड की जो प्राथमिक विद्यालय है 11,801 प्राथमिक विद्यालय, कुल अध्यापक 23,451, एकल अध्यापकीय स्कूल 2,534। एकल की स्थिति उत्तराखंड में और भी विचित्र है। एकल वह विद्यालय है जहां पर 10 से कम छात्र संख्या है। एकल की उत्तराखंड में ऐसी स्थिति है कि जहां पर 50 बच्चे हैं, रिमोट एरिया का स्कूल है, वहां पर टीचर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अल्मोड़ा की वो नैनीताल पिथौरागढ़ की बात है। पिथौरागढ़ में एक स्कूल में, दूरस्थ स्कूल में, वहाँ की एक टीचर का ट्रांसफर यहाँ हो गया है, मैंने टिहरी जनपद में, अपने मूल जनपद में आई हो अपने। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर बच्चे हैं पर्याप्त है, लेकिन वहाँ पर उनको कार्य मुक्त करने में विभाग को बड़ी दिक्कत आ गई। क्यों आई दिक्कत? वहाँ पर उसको कार्य मुक्त करने के लिए, उसके विद्यालय में जाने के लिए कोई टीचर तैयार नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि एकल अध्यापक वाले स्कूल हमारे क्या है, हमारे वही होंगे कि जहाँ पर कम छात्र संख्या है, बल्कि एकल वाले वही भी हमारे विद्यालय हैं जहाँ पर रिमोट एरियाज में, जहाँ पर बच्चे भी पर्याप्त है, किंतु वहाँ पर टीचर जाने को तैयार नहीं है। 2 तक छात्र संख्या वाले या 2 बच्चे। अब 2 भी हम लोग समझ सकते हैं कि 2 कैसे हैं, किस तरह से हो। 2 भी समझिए कि ये सब ये तो पिछले साल का डाटा है। अब 2 में कक्षा 5 में रहे होंगे दोनों बच्चे, तो स्कूल क्या हो गया, बंद हो गया। या 1 होगा तो 1 भी अभी वहां पर किसी तरह से रुके हुए। 5 तक छात्र संख्या, 10 तक छात्र संख्या वाले 2,895 और 50 तक वाले ये। अब आप समझ लिए कि यह हमारी स्थिति है प्राइमरी की। उच्च प्राथमिक कुल 2,661, इसमें माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित नहीं है। कुल अध्यापक 7,260, 5 तक छात्र संख्या वाले 116 विद्यालय। अब देखिए ये स्थिति है। और हमारे जो आप लोग समझ सकते हैं कि यदि हम पीटीआर ले इन विद्यालयों का, पीपल टीचर रेशियो 5 तक वाले, तो हमारे जूनियर में कितने टीचर हैं? 4 या 3 टीचर हैं। 4 जो हमारे पुराने विद्यालय वहाँ 4 है। ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खुला होगा, उसमें क्या है, 3 टीचर है। हम लोग समझ सकते हैं कि 1:1 का रेशियो आ गया है, 1 छात्र पे 1 बच्चा इन विद्यालयों में। 10 छात्र तक वाले कितने हैं? 375 है। और 50 तक छात्र संख्या वाले 1,600। 50 तक तो सर पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में 50 बच्चे तो मिलना एक सम्मानजनक स्थान है। बंद पड़े प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 1,245 और जिनका विलीन कर दिया है, विलीनीकृत प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, उनकी संख्या 301 है। ये थोड़ा सा एक डाटा है और ये डाटा हमने आप लोगों के सामने इसलिए प्रस्तुत किया कि थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्कूल क्लस्टर या स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना या स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। एक तो कम छात्र संख्या के कारण क्या है उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति का आप लोग डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि समग्र शिक्षा अभियान या जो अब वर्तमान में प्रचलित है, जो कि पहले राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सब शिक्षा अभियान के नाम से था, उसके अंतर्गत विद्यालय ज्यादा खुले हैं और ज्यादा विद्यालय खुलने से हमारे विद्यालय में छात्र संख्या घटी है। दूसरा, उत्तराखंड में सभी लोग जानते हैं पलायन, गांव के गांव खाली हुए। और तीसरी हमारी जो महत्वपूर्ण बात हुई है, निजी विद्यालयों की स्थापना। अब हम कुशल गवर्नेंस, अब विद्यालय तो ज्यों के त्यों रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग विद्यालय मर्ज करने वाली बात, विद्यालय खत्म करने वाली बात या विद्यालयों को कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में शिक्षकों का प्रभावी नियोजन
नहीं है। भौतिक संसाधनों की कमी एवं इनका समुचित उपयोग नहीं है। अब भौतिक संसाधन यदि इन विद्यालयों में है और ज़्यादा छात्र संख्या वाले विद्यालयों में है तो भौतिक संसाधन भी हमारे क्या हो रहे हैं, वो भी अव्यवस्थित है। शिक्षकों द्वारा बहु कक्षा शिक्षण एवं बहु विषय शिक्षण। अब आप लोग समझ लीजिए कि कोई प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में 2 टीचर हैं, दोनों टीचर में एक टीचर का क्या है, हिंदी से एमए है और दूसरे का क्या है, संस्कृत से एमए है। अब उन टीचरों में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। अगला पॉइंट है शिक्षा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव। अब होता क्या है कि जब हमारे कम बच्चे हैं, एक प्रकार से हम लोग तैयार होके चले गए और स्कूल में जाकर के क्या है, माहौल क्या बन रहा है हमारा पढ़ाने का। वहाँ पर गए, 2 बच्चे हैं, 2 में एक एब्सेंट होगा, एक आ गया। माध्यमिक स्कूलों में हम लोग आसपास के स्कूलों में देखें, माध्यमिक में जो नए खुले हैं हमारे, उनमें भी यही स्थिति, कहीं 8 बच्चे, कहीं 10 बच्चे, कहीं 20 बच्चे। छात्र एवं शिक्षकों में परस्पर सहयोग की भावना का अभाव। सहयोग क्या होगा भाई, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, सहयोग कहाँ से होगा। अब एक टीचर है, एक टीचर के पास हमारा फोन आ गया एससीआरसी का, वो अपनी डाकी बनाने में लगे हुए। भौगोलिक फैलाव, स्कूलों की बड़ी संख्या शासन प्रबंधन के लिए चुनौती है। छोटे स्कूलों के अलगाव का शिक्षण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है। अब ये बात आती है भौगोलिक फैलाव की। अब यदि हम लोग बात करें तो सबसे उत्तरकाशी का विकासखंड मोरी को ले लेते हैं। अब मोरी की स्थिति आप लोग देखें तो एक एरिया तो हमारा कहाँ पड़ता है, मोरी से ऊपर पर्वत का इलाका पड़ जाता है। दूसरा इलाका हमारा कहाँ का हो जाता है, आराकोट की तरफ का हो जाता है। तो थोड़ा भौगोलिक फैलाव के कारण भी क्या पड़ता है, थोड़ा दिक्कत होती है अनुसरण और निरीक्षण की। और अगला हमारा जो है शिक्षक समूह, समुदाय तथा समूह टीम में अच्छा कार्य करते हैं। जब हम लोग अकेले में काम करते हैं, स्वयं में काम करते हैं, सारे काम अपने आप ले लेते हैं तो वो काम क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, समूह में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो वह काम हमारा अच्छा होता है समूह में। विद्यालयों की बड़ी संख्या भी विद्यालय विभाग के लिए अनेकों समस्या यथा प्रभावी निरीक्षण, अनुसरण और पोषण में समस्या उत्पन्न करती है। अब हमारे पास बहुत सारी बड़ी विद्यालयों की संख्या है और हमारे माना कोई उप शिक्षा अधिकारी है या खंड शिक्षा अधिकारी है, उनके पास 200 बेसिक स्कूल, 50-60 उनके पास जूनियर हो गए, उसके बाद उनके पास 30 इंटरमीडिएट कॉलेज हो गए, 15-20 हाई स्कूल भी हो गए। तो ये बहुत बड़ी संख्या उनके लिए क्या करेगी, अनुसरण निरीक्षण में बड़ी दिक्कत करती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि सर आप लोग तो क्या है, सड़क के स्कूलों में आप लोग रोज आ रहे हैं और दूरस्थ विद्यालय में बिल्कुल नहीं जाते हैं। फिर वो भी सोचते हैं कि क्यों रोज वास्तव में उनके लिए भी दिक्कत है, सड़क वालों में चले गए तो क्यों रोज वहीं जाना है। तो फिर धीरे धीरे वो लोग भी क्या करते हैं, अनुसरण निरीक्षण कार्य को छोड़ देते हैं। तो अगली बात जो है, जो खास चीज़ है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में क्या हो जानी चाहिए, स्कूल मिलना जरूरी है। लेकिन समय का एक विकल्प है, मानी कहीं पे यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको करें, लेकिन जिसे सोच समझ के करना चाहिए। हम लोगों को पहुंच पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए बच्चे। 3 किलोमीटर के दायरे में उसे जूनियर 6-8 तक की शिक्षा मिल जानी चाहिए और 5 किलोमीटर के दायरे में उसे क्या मिलनी चाहिए, माध्यमिक स्तर की शिक्षा मिल जानी चाहिए। आवश्यकता अनुसार समेकन छोटे स्तर पर भी किया जाना चाहिए। छोटे स्तर माने एक प्रकार से हम ये कहें, एक ही कॉम्प्लेक्स, एक ही कैंपस, कॉम्प्लेक्स और कैंपस कहता है। कॉम्प्लेक्स हमारे पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इलाका कर रहे हैं, क्लस्टर की बात, क्लस्टर और कॉम्प्लेक्स एक ही चीज है और कैंपस एक अलग चीज है। कैंपस एक ही कैंपस। और आप लोग जो माध्यमिक वाले हैं, आप लोगों के लिए तो बड़ी चुनौती बनी हुई है ये सब समेकन वाले। जो हाई स्कूल के लोग हैं वह क्या कह रहे हैं, तो अपनी 9वीं 10वीं क्लास पढ़ा लो भैया, और हमारा जो है 6-7-8 क्या है, अलग है। भाई शिक्षा एक, विभाग एक, सब कुछ हमारा एक, और आप लोग कहते हैं कि आप लोग अलग अपना चलाते रहो, हमारा अलग। छोटे स्तर पे तो भाई मेरे हिसाब से समेकन हो जाना चाहिए। जो एक ही कैंपस वाले विद्यालय हैं, एक ही कैंपस में जो 100 मीटर की दूरी पे जो विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें एक ही कैंपस में क्या है, बेसिक है, जूनियर है या माध्यमिक है, उनका समेकन हो जाना चाहिए। हमारा जो है प्रभावी गवर्नेंस और संसाधन विकास, यदि आप देखिए, यदि हम लोग एक जूनियर और एक हाई स्कूल हमारा एक साथ चल रहा है, एक बेसिक हमारा एक साथ चल रहा है,
तो तीनों विद्यालयों के मिलने वाली ग्रांट का हम लोग यदि उपयोग करें, यदि प्राइमरी, उस प्राइमरी विद्यालय में क्या है, फिजिक्स का टीचर और हमारे माध्यमिक में यदि हमारा अंग्रेजी का टीचर है, यदि हम उन लोगों को मिलकर के काम करेंगे तो कितना बढ़िया, कितनी अच्छी व्यवस्था चल सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है कि स्कूल क्लस्टर या कि स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा डॉक्यूमेंट को। वर्ष 2025 तक प्रभावी ढंग से नियोजित कर पर्याप्त संख्या में विद्यालय कॉम्प्लेक्स बनाए जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय को भाषा, गणित, विज्ञान, संगीत, खेल, कला तथा व्यावसायिक विषय के शिक्षक मिल सके। यदि हम लोग ऐसा प्लानिंग करें कि 2025 तक हम लोग क्या कर लें, स्कूलों के क्लस्टर या स्कूलों के कॉम्प्लेक्स बना लें, ताकि हमें प्रत्येक विद्यालय को पर्याप्त संख्या में मानवीय संसाधन पहले नंबर पे मिल जाए और ये मिल जाए। प्रत्येक विद्यालय को पर्याप्त परामर्शदाता संसाधन साझा या अन्यथा स्कूलों में काउंसलर माना। हमारा आगे है कि यदि हम लोग माना कोई इंटरमीडिएट कॉलेज है और वहाँ पर हम लोगों को कर दें किसकी गाइडेंस और काउंसलिंग कर दें, तो वो क्या करेगा, रोज उसी स्कूलों में यदि गाइडेंस और काउंसलिंग कर जाएगा तो लोग तो क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि रोज गाइडेंस काउंसलिंग है। लेकिन यदि हम 8, 10, 12, 15, 20 स्कूलों पे एक परामर्शदाता की नियुक्ति कर दें और यदि वो एक हफ्ते 2 हफ्ते करके एक 2 विद्यालयों में वहाँ के बच्चों की गाइडेंस और काउंसलिंग कर लेता है, तो क्या बुरी बात है कि भाई कुछ चीज ऐसी है ना सर कि जो हर विद्यालय में नहीं दी जा सकती है। फर्नीचर, प्रयोगशाला, उपकरण, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, खेल सामग्री आदि उपलब्ध हो जाए। स्कूली गवर्नेंस तथा सामान्य समस्याओं का समाधान कॉम्प्लेक्स स्तर पर हो सके। स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने का सुझाव सर्वप्रथम कोठारी शिक्षा आयोग ने 1964-66 में दिया था। अब उस समय उन्होंने सुझाव तो दे दिया, लेकिन उस समय क्या हुआ, इस आयोग की सिफारिशें बहुत कम लागू हुई। और सबसे बड़ी बात है कि 1964 और 64-66 में तो सबसे बड़ी समस्या ड्रॉप आउट और विद्यालय से बाहर के बच्चों की थी, स्कूल खोलने की थी। उस समय स्कूल नहीं थे हमारे पास। माध्यमिक विद्यालय जिसमें 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आंगनबाड़ी केंद्र से निचले ग्रेड के अन्य सभी विद्यालय सम्मिलित होंगे। आइडिया देखेंगे तो हमारा ECC आ जाएंगे हमारे माना 10, तो प्राथमिक विद्यालय भी हमारे माना 10 आते हैं। और इसके बाद हमारे क्या आएंगे, प्राइमरी आएंगे। प्राइमरी कितने आएंगे, अच्छा प्राथमिक आ गए, यूपीएस आएंगे। यूपीएस हमारे ज्यादा 5 आ सकते हैं और 3 आएंगे। और हाई स्कूल 2 अधिकतम और इंटरमीडिएट कॉलेज ये 1 आएगा। तो ये हमारे आने वाले समय में यदि उत्तराखंड में लगभग एक मोटा आइडिया हो सकता है, इंटरमीडिएट कॉलेज 2, हाई स्कूल 2 या 3 हो जाएंगे। ये कहा गया है कि पहले प्रत्येक जिले में 1 खोला जाएगा और बड़े विचार के उपरांत खोला जाएगा। मैंने पहले ही लाइन में लिखा है कि संसाधनों का नियोजन और प्रभावी गवर्नेंस के लिए काम होना है। हमारा भारत सरकार का ये कतई नहीं है कि किसी उत्तराखंड राज्य में प्रधानाचार्यों का शैक्षणिक संवर्ग है, दूसरे राज्य में प्रशासनिक है, ये कतई नहीं है। अभी तो यही उनका कि संसाधन हमने शेयर करने हैं। 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम लोग ये करेंगे। और स्कूल कॉम्प्लेक्स में स्थित विद्यालय में भौतिक संसाधन, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला लैब, खेल के मैदान की साझेदारी करेंगे। कॉम्प्लेक्स में विद्यार्थी क्लब का गठन होगा और कॉम्प्लेक्स में अकादमिक, खेल, कला, शिल्प आदि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो सकेगा। पढ़ाई लिखाई के मुकाबले पढ़ाई लिखाई तो ये माना जा रहा है कि आज के दिन पे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा मैटर पड़ा हुआ है। बच्चे ढूंढ भी रहे हैं, बड़ी क्लास वाले कर भी रहे हैं और मिल जाएगा सोर्स। लेकिन को करिकुलम एक्टिविटीज़ की बात आती है, विद्यार्थी क्लब की बात आती है, डिबेट की बात आती है, साइंस फेयर की बात आती है। अब आप लोग देखते होंगे कि रिमोट एरिया में जो शहर के आसपास के बच्चे तो उसमें तो खूब भाग लेते हैं, लेकिन रिमोट एरिया के बच्चे क्या होते हैं, इसमें नहीं प्रतिभा कर पाते। यदि हमारा 10, 5, 15, 20 स्कूलों का एक छोटा सा क्लस्टर है, रिमोट एरियाज में भी है, और वहाँ के क्लस्टर जो हमारे प्रभारी हैं इस प्रकार के क्रियाकलापों को आयोजित कर लेते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा या प्रभावी ये क्रियाकलाप होगा।
कॉम्प्लेक्स में स्थित विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेस का आयोजन भी होगा। और आप देखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स एक सामान्य भौतिक हमारी जो है भौगोलिक एक समस्या होती है, हमारी एक समान होती है, अन्य हमारी समस्याएं अलग होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस संबंधी क्या कर सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस का आयोजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आज के दिन पे जो वर्चुअल क्लास चल रही है राज्य स्तर से चल रही है, वही क्लास हमारे पिथौरागढ़ के रिमोट एरियाज के लिए चल रही है, वही हमारे देहरादून के लिए चल रही है। हमारे यहाँ के बच्चे की और दूरस्थ वाले बच्चे की एक जैसी समस्या नहीं है, लेकिन एक क्लस्टर की एक समस्या जरूर होगी, एक प्रकार की समस्या होगी। यदि एक क्लस्टर बन जाएगा तो उस क्लस्टर में क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारी साझी हमारी समस्याएं उनके हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्चुअल क्लासेज हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का सलाहकार परामर्शदाताओं का विद्यालय गतिविधियों में हम सहयोग दे सकते हैं। विद्यालयों में नामांकन उपस्थिति छात्र संप्राप्ति में सुधार होगा यदि हम लोग क्या करेंगे, क्लस्टर बना देंगे। स्थानीय हितधारकों के द्वारा प्रभावी गवर्नेंस निरीक्षण तथा नवाचारों का समावेश भी इसमें किया जाएगा। यदि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स की कमेटी होगी तो निश्चित है कॉम्प्लेक्स कमेटी में क्या होंगे, 2, 4, 5 लोग हमें बड़े प्रभावशाली लोग मिलेंगे। और वो क्या मिलेंगे, वह हमारे विद्यालयों के उत्थान के लिए या नवाचारों के समावेश के लिए या विद्यालय में संसाधन विकास के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। अभिभावकों, विद्यालय प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगियों, स्टाफ के द्वारा ऊर्जावान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था तथा आकर्षक वातावरण का निर्माण होगा। तो बने उनको ये नहीं लगेगा कि हम इस छोटे विद्यालय के टीचर हैं, बल्कि हम क्या है, हम एक बड़े कॉम्प्लेक्स के टीचर हैं और सभी लोगों का अच्छा स्टाफ होगा, वो होगा, सभी हितधारक मिलेंगे आपस में, तो एक ऊर्जावान माहौल और आकर्षक वातावरण हमारे विद्यालयों का बनेगा। ये एक स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर की एक भावना है। ये डॉक्यूमेंट में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो क्लस्टर होगा या कॉम्प्लेक्स होगा उसके जो हेड होंगे उनको कुछ निश्चित अधिकार दिए जाएंगे, वह अर्ध स्वायत्त रूप में भी काम करेंगे। माने ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर पूरा यह है कि अब आप लोग हमारे अनुसार ही क्या करो, आपका हमारे अनुसार पीरियड होंगे, हमारे अनुसार आपके जो पाठ्यचर्या चलेगी, हमारे अनुसार खेल होंगे, आप लोग को अधिकार दिए जाएंगे। वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी स्कूल क्लस्टर को इकाई मानकर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब जिला शिक्षा अधिकारी ये नहीं होगा बोलेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी की आप लोग क्या करो कि फलाने स्कूल का प्रिंसिपल हमें ये सूचना दो या फलाना स्कूल ये काम करे, वो आप क्लस्टर को मानेंगे इकाई। क्लस्टर को इस प्रकार स्वायत्तता प्रदान की जाएगी कि वह एनसीएफ या एससीएफ में प्रथम सुझावों का प्रभावी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करेगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और इसको स्वायत्तता दी जाएगी। स्वायत्तता कैसी, स्वायत्तता का मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल आपके अनुसार सब करो, बल्कि आप क्या करेंगे कि जो एनसीएफ बनाया गया है या स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो एससीईआरटी बनाएगी, उसमें जो नीति प्रावधान होंगे, उसमें विज्ञान क्लब कैसे बनेंगे, छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन कैसा होगा, क्या होगा। कॉम्प्लेक्स जिम्मेदार व नवाचारी होंगे। यदि हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो भविष्य में ये आपस में प्रतिस्पर्धा भी इनमें होगी। इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया है, जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से काम किया है। तो यदि इस प्रकार की भावना का विकास हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स अधिक क्या होंगे, जिम्मेदार और नवाचारी होंगे। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन बड़े लक्ष्य निर्धारित कर कार्य कर सकेंगे। यदि हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी से लेकर के और इंटरमीडिएट कॉलेज तक के यदि हम लोग शिक्षकों की मोबिलाइजेशन कर लेंगे, आसानी से संसाधनों का हम लोग आपस में साझेदारी कर लेंगे, कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप कर लेंगे, तो डीएससी के टारगेट क्या होंगे, बड़े होंगे। माने वो क्या करेंगे, भविष्य में प्लानिंग के बारे में सोचेंगे, अच्छी प्लान बनाएंगे, राज्य के हित के बारे में सोचेंगे, क्वालिटी के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार की बातें हैं। तो थोड़ा छोटी छोटी उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान क्या हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर स्वतः हो जाएगा और वे बड़े लक्ष्य निर्धारित कर कार्य सीखेंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की योजनाएं बनेगी। विद्यालय विकास योजनाओं को संकलित कर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। और स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी की सहायता से क्लस्टर के प्लान में विविध योजनाएं तथा व्यावसायिक शिक्षा की योजना भी तैयार हो सकेगी। हमारे जो ये नीति आई है, इस नीति में सबसे काफी फोकस किया गया है व्यावसायिक शिक्षा को। हमारे किसी क्षेत्र में फलों का अच्छा उत्पादन होता है, वहाँ पर फलों से संबंधित व्यावसायिक शिक्षा होगी। कहीं पर हमारा क्या है, रामबास या रेशे का काम है,
कहीं पे हमारा क्या है रेशम वगैरह काम है, कहीं पे मशरूम उत्पादन का है, कहीं पे क्या है हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पर्यटन का क्या हो सकता है अच्छा कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कहीं पे हर्बल वगैरह का है, तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की हमारी योजनाएं बन सकती हैं। तो हम उस क्लस्टर के लिए क्या करेंगे 8, 10, 12 स्कूलों में एक विशेषज्ञ को कुछ समय के लिए कर सकते हैं और वो क्या करेंगे व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी हमें उन बच्चों को 8-10 स्कूल के बच्चों को दे सकते हैं। तो भविष्य में हो सकता है वो बच्चे उस तरह भी क्या कर सकते हैं अपना रोजगार का अवसर अपने को ढूंढ सकते हैं वो लोग। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी योजनाएं बनेंगी और व्यावसायिक शिक्षा की योजना भी हमारी क्लस्टर में तैयार हो सकेगी। DSC, SCRT तथा अन्य राज्य स्तरीय इकाइयां SCDP स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान और स्कूल डेवलपमेंट प्लान के विकास के लिए मानक तथा फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो ये तो ठीक है, यदि प्लान बनाना है तो प्लान के लिए क्या फ्रेमवर्क होगा इसको SCRT या राज्य स्तरीय इकाइयां बनाएंगी और समय समय पे उन पे संशोधन भी करेंगी। निजी तथा सार्वजनिक सभी प्रकार के स्कूलों के बीच तालमेल। अब होता क्या है हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी तो सरकारी व्यवस्था में ये है कि हमें स्पष्ट कह दिया गया है कि हमने सरकारी स्कूल की तरह ही काम करना है, लेकिन यहाँ ये बात बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट में आई है कि हम लोग तालमेल करें इनसे। जो हमारे निजी स्कूल हैं उनके साथ उनकी पाठ्यक्रम को देखें, उनकी पाठ्यचर्या को देखें, उनकी पढ़ाने की विधियों को देखें और अन्य क्रियाकलाप करें। एक निजी तथा सार्वजनिक स्कूल को संबद्ध किया जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि हम लोग निजी स्कूल को सार्वजनिक स्कूल को क्या करें आपस में थोड़ा बहुत कुछ क्रियाकलापों में संबद्ध करें, उनसे बातचीत करें। अलगाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए शिक्षा प्रणाली में। तो आपस में और यदि कोशिश ये करें कि संसाधनों का आपस में हम लोग क्या कर ले शेयरिंग भी कर ले। प्राइवेट स्कूल के पास बना अच्छा खेल का मैदान है तो उसका उपयोग क्यों न किया जा सकता है। दोनों प्रकार के स्कूलों की नवाचारी गतिविधियों का अभिलेखीकरण भी किया जाएगा। जो उनके यहाँ गतिविधियाँ हो रही हैं उनको हम लोग क्या करें उनका डॉक्यूमेंटेशन करें, आपस में शेयरिंग करें। और एक इसमें ये आई है बात कि जनपदों में बाल भवनों का निर्माण होना है। यदि क्लस्टर वाली योजना सफल हो गई तो आरंभिक स्तर पर जनपद स्तर पर और बाद में धीरे धीरे अन्य आवश्यकता पड़ने पर जनपद में अन्य जगहों पर भी बाल भवन बनाएंगे, जहाँ पर बच्चे 8-10 दिन आए, खेल, कला, कैरियर, अन्य संबंधी मैंने बस्ता रहित जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उनमें वे लोग बच्चे वहाँ पर भाग लेंगे। स्कूल समुदाय समाज के लिए सम्मान का स्थान होगा। मैंने समाज के लिए स्कूल एक सम्मान का स्थान होना चाहिए। समाज के लोगों को वहाँ पर स्थान मिलना चाहिए समय समय पे। विद्यालय का वार्षिक उत्सव समुदाय के सहयोग से मनाया जाए। इस दिन भूतपूर्व छात्रों की सूची भी वहाँ पर लगाई जाए। यदि कोई समाज का व्यक्ति है और उसको स्कूल में मिलेगा देखने को कि हाँ हमने इस स्कूल में पढ़ाई की, हमारा नाम इस सूची में भी है, तो उनको लगेगा विद्यालय के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न होगी। ये डॉक्यूमेंट में कुछ बातें आई हैं। तो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। ज़्यादा बातें नहीं है, 9 या 10 पॉइंट इसमें डॉक्यूमेंट में है और उनका संकलित करके हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर तैयार किया।